और सब कैसा है? रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आदित्य प्रतीक लेकर आ गया हूँ लेक्चर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो जाके सर्वप्रथम सॉल्यूशन को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो आप यहाँ जाके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और बुकमार्क भी कर लीजिए प्लेलिस्ट को। ठीक है, मैंने लेक्चर वाइज मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का। तो मैंने लेक्चर 2 में एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा बनाने के लिए। आई होप कि सबने बना लिया होगा। मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इसको फाइंड यहाँ पे करना था x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया था वही करेंगे कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, और मैं x का कोएफिशिएंट सेम करने के सोचता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पहले वाले इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएगा। तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, लिखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और सेकेंड वाले में मैंने कुछ नहीं किया तो सेकेंड वाला वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है कि इक्वेशन जो पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन को घटाना है। तो मैं क्या करूँगा, जब घटाता था पहले यहाँ लिख देता हूँ कि ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है, और मेरे को पहले वाले में घटाना है दूसरे वाले को। तो क्या करते थे, दूसरे वाले का साइन को अपोजिट कर देते थे। जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। क्यों घटा रहे हैं, ताकि एक्स का टर्म एक वेरिएबल हट जाए। ठीक है, अब देखो प्लस 2x माइनस 2x ये कट जाएगा। ये मैंने सब बता दिया है लेक्चर 2 में। आपको अगर लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 2 देख लें, फिर यहाँ पे आए। देखिए, फिर प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, प्लस 5y, और इधर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6। तो y का वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, y का तो वैल्यू मेरे को पता चल गया। अब x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये y का वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन में आप कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हो, ये वाले में भी और ये वाले में भी। ठीक है, तो मैं यही वाले में पुट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी इक्वेशन लग रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो y का वैल्यू कितना था, 6/5 इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19/5। ठीक है, x का वैल्यू। तो आप सिंपली x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि हेंस x का वैल्यू कितना आ गया, 19/5, और y का वैल्यू कितना आ गया था, 6/5। ठीक है, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड की मदद से दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने लेक्चर 2 में बता रखा है एलिमिनेशन मेथड, और ये होमवर्क था एक्चुअली, तो मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, एकदम जल्दी से। ठीक है, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड का लास्ट थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर वही हम लोग करेंगे यार कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसमें करना क्या रहेगा, पहला स्टेप में
ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन मेरा 2 है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को यहाँ वही करना है यार, क्या करना है, हर में तो वही करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे कि पहले क्या करना है कि जो भी लेफ्ट राइट साइड मेरा लिखा हुआ है इक्वल टू के उधर, उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा। तो यहाँ पे मेरा 46 और 74 लिखा है, उसको मैं पहले लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। तो मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। ये मेरा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखना, अब मेन है, मैं ये करूँगा x, इस तरह से लिखना, x इक्वल टू y इक्वल टू 1। ठीक है, और नीचे इस टाइप से डिवाइड दे देना। और अब जो करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। करना ये है ना कि x के नीचे अगर मेरे को लिखना है तो x के कोएफिशिएंट को छोड़कर, ठीक है, जो इसके बाद वाले वेरिएबल्स हैं y और कांस्टेंट, इनको लिखना है। और कैसे लिखना है ये देखना, x के नीचे लिखेंगे तो यहां से स्टार्ट करना है 3, फिर 3 के बाद कौन है, -46। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे 5 और -74। ठीक है, इस टाइप से इसे लिखना है। अब जैसे y के नीचे लिख रहे हैं तो बताओ कैसे लिखेंगे, y के नीचे तो इस y वाले टर्म को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसके बाद जो है उसको लिखेंगे -46। और इस तरह से हम लोग को चलना है, कैसे, इस तरफ से। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो -46, फिर इसके बाद कौन सा टर्म है, 2। ठीक है, इक्वल टू के इधर ही, फिर नीचे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -74, और फिर इसके इस साइड कौन सा टर्म है, 3। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को 1 मतलब कांस्टेंट के नीचे लिखना है, कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसके इधर कौन सा टर्म है, इसके इधर मतलब इक्वल टू के इधर ही जाना है, मतलब x का कोएफिशिएंट 2, फिर इसके बाद कौन सा है, 3, फिर 2 के नीचे क्या लिखेंगे, है 3, फिर 3 के नीचे क्या है, 5। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। ये ज़रूरी है, ये समझना है कि कैसे लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को पीछे जाके फिर से देखें 2-3 बार, तो ये समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब देखना क्या करना है। मैं फिर वही करूँगा, एक्स अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, अब क्या करेंगे कि 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 इंटू -74। ठीक है, यहाँ इंटू है, फिर बीच में माइनस का साइन देना है खुद से, और फिर 5 को -46 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू -46। ठीक है, क्या किया मैंने, अगले बारे में फिर से समझते हैं। इसमें भी सेम चीज़ करना है, -46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -46 इंटू 3, बीच में खुद से माइनस का साइन देना है, और फिर -74 इंटू 2, -74 इंटू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज, 2 इंटू 5, और फिर क्या करना है, बीच में माइनस का साइन देना है हमेशा, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3। तो ये कंसेप्ट मेरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है यार, अब मल्टीप्लाई कर देना है ये सब, तो अब तो हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो -222, और यहाँ पे आ जाएगा +230। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 3 इंटू -74 -222, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 46, 330 होता है। स्पीड कैलकुलेशन करना होगा यहाँ, -46 इंटू 3 कितना होता है, -138, और यहाँ पे हो जाएगा +148। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, 10, और यहाँ क्या होगा, -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब जोड़ घटाओ यार, और क्या, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। y के नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -138 में 146 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, यहाँ -74 इंटू 2 जो होता है ना, 148 हो जाएगा यहाँ। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बीच में ऐसे करके लाइन खींचना, इसको इसके साथ एक बार इक्वेट करना और एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करना। तो एक एक करके इक्वेट करते हैं, x/8 इक्वल टू 1/1, और यहाँ पे y/10 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से क्या x का वैल्यू मेरे को आ गया, बिल्कुल आ गया, और क्या यहाँ y का वैल्यू आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से x और y का वैल्यू निकालना। यहाँ पे मेन जो दिक्कत आएगा, मतलब समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो यहाँ पे हो सकता है ये वाले टर्म, ठीक है। तो इसको आप एक दो बार अगर देख लो, 2 बार में ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में, मैंने बिल्कुल इजी वे में इसको बता दिया है, ठीक है, ये आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। 2 बार ये आप देख लेना, फिर आपको क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई छूटेगा नहीं। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है, बनाने का क्वेश्चन। मैं बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। पहला नोट ये कहता है ना कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y का एक ही वैल्यू हो, एक वैल्यू हो, ठीक है। तो उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के अंडर में रखते हैं कि एक्स और वाई का क्या हो, एक एक वैल्यू हो, तो उसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन मैं अगर कहूँ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, तब क्या कंडीशन बनेगा, तो होगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होगा कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि अगर कोई कह दे कि इक्वेशंस कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशंस है, इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का कितना वैल्यू है, एक वैल्यू है, तब ये आप कंडीशन लगाओगे कि एक्स का कोएफिशिएंट a1 अपॉन नीचे वाले का एक्स का कोएफिशिएंट, दूसरे वाले इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट, दोनों को डिवाइड करेंगे, वो बराबर नहीं होना चाहिए, किससे, वाई के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर देंगे, तो वो बराबर एक दूसरे के नहीं होना चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पहला था, ठीक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है ना कि x और y का काफी सारा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन, ठीक है, तब हम लोग उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के अंडर में लाएंगे। एक से अगर ज्यादा सॉल्यूशन है एक्स और वाई का, मान लो एक्स का वैल्यू 2 और 5 आ गया और वाई का वैल्यू 7 और 10 आ गया, तो ये ठीक है इनफाइनाइटली मेनी, या इससे ज्यादा आ गया, डॉट 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 काफी सारा, 2 5 10 12 15, 7 का वाई का आ गया 10, 7 10 20 25, ऐसे डॉट डॉट करके काफी सारा एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, तो उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के अंदर में रखा जाता है। मतलब एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन हो एक्स और वाई का, तो उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन करते हैं। और उस केस में कंडीशन क्या बनेगा, ये मैं क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। कंडीशन क्या बनेगा वो समझते हैं कि एक्स के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो और वो बराबर होना चाहिए वाई के कोएफिशिएंट के डिवाइड करने, और वो बराबर होना चाहिए कांस्टेंट टर्म के डिवाइड होने से। मतलब एक्स वाई जेड तीनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को एक्स वाई और कांस्टेंट, तीनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को तुम डिवाइड कर दो और बराबर होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या सॉल्यूशन, एक्स और वाई का कैसा वैल्यूज आएगा, काफी सारे वैल्यूज आएंगे। अब मैं थर्ड केस में चलता हूँ। थर्ड में क्या होगा कि देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोला, नो सॉल्यूशन का मतलब तो समझ में हमको आ रहा है। मतलब क्या होगा कि एक्स और वाई का कोई भी सॉल्यूशन ना हो,
मतलब एक्स का कोई वैल्यू ना हो ना वाई का कोई वैल्यू निकले। बोले ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही ना निकले, तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगा कि वही एक्स के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो से, पर कांस्टेंट टर्म के रेशियो से बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। तो ये तीन जो मैंने बताया आप लोगों को, ये आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, और नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है इन दो इक्वेशन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समझ में इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के जरिए समझ में बढ़िया आता है कि दिया हुआ है दो इक्वेशन 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। और क्या ये रहा है ना कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और 2, वो यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं। ये कैसे सॉल्यूशन देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। तो बताओ कि P का वैल्यू क्या होगा, फाइंड P, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइंड P। ठीक है, P बताओ, P क्या होगा अगर ये दोनों सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं। तो पहले तो बताओ यार, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y का एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, मैंने बता रखा है एक्स और वाई का एक ही वैल्यू होगा। देखो यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, पहला ही सवाल था क्या, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का एक ही वैल्यू होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो से। तो इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते थे कि एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो से। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a1 क्या है यहाँ पे 4, a2 क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, a1 क्या है a2 क्या है 2, b1 क्या है p, और b2 क्या है 2। तो b अपॉन सॉरी p है p अपॉन 2। ठीक है, तो अब बीच में कैसा साइन रहेगा, नॉट इक्वल का साइन रहेगा। तो यहाँ से p का क्या कह रहा है कि p जो है वो 4 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि p आप कुछ भी लो, हम मेरा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड p क्या होना चाहिए, वो पूछा था ना, p क्या होना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहा है कि p कुछ भी हो, p कुछ भी हो पर 4 ना हो। मतलब आप p को 2 ले लो, 1 ले लो, -4 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, पर 4 ना लो, 4 ना लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि p जो होगा वो कुछ भी होगा एक्सेप्ट 4। ठीक है, p कुछ भी होगा, मैं लिख देता हूँ, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा एक्सेप्ट 4। 4 नहीं होना चाहिए केवल। ठीक है, ये टर्म याद रखना कि ये 4 नहीं होना चाहिए केवल। ठीक है, कुछ भी होगा पर 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ गया, तो मैंने सॉल्व कर लिया क्या चीज, ये क्वेश्चन को इससे। ठीक है, आप ऐसा और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड होता है।